हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। तो आज हमारे पास उड़ान सीरीज में जो टॉपिक रहेगा दैट इज सेमीकंडक्टर। सबसे पहले अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो हर साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और अब अगर हम बात करें तो इसमें जो ट्रांजिस्टर वाला जो पोर्शन होता था जो कि थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, वो वाला पोर्शन भी हट गया है। तो अगर हम देखें पिछले सालों के कंपैरिजन में तो ये वाला जो चैप्टर है ये रिलेटिवली हमारे लिए इजी हो जाएगा और इसका क्वेश्चन करना अब हमारे लिए रिलेटिवली आसान हो जाएगा। ठीक, तो चलो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में ट्रांजिस्टर को अगर हम हटा दें क्योंकि वो अभी हमें पढ़ना नहीं है, तो उसके अलावा जो इसमें टॉपिक्स हैं जैसे पीएन जंक्शन डायोड हो गया, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है ना, और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें, जीनर डायोड की अगर हम बात करें तो उनसे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है इस चैप्टर में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले उसकी हम बात करते हैं। तो चलो यहां अगर हम देखें सबसे पहले एनर्जी बैंड थ्योरी एंड टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। एनर्जी बैंड थ्योरी हम पढ़ते हैं सबसे पहले और उसके बाद अगर हम देखें तो टाइप्स पढ़ते हैं जिसमें हमारे पास इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में फिर पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। तो उस वाले पोर्शन को अगर हम देखें तो 5% उससे क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं। फिर उसके बाद देखें तो पीएन जंक्शन डायोड, तो पीएन जंक्शन डायोड में किस तरीके से बनता है, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड और उसकी बायसिंग है ना, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो इन सब क्वेश्चंस को पूछा गया है 20% है ना, इस थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो यहां से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं दैट इज 10%। ठीक, और उसके बाद रेक्टिफायर्स एंड जीनर डायोड, इसका जो वेटेज है दैट इज 30% है ना। तो यहां से अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन काफी ज्यादा है। और फिर लॉजिक गेट्स, तो लॉजिक गेट से भी क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं है ना, तो उसका भी वेटेज रहेगा। तो मतलब अगर हम देखें यहां पर तो जो हमारे पास जीनर डायोड रेक्टिफायर्स हैं, रेक्टिफायर्स के भी कम पूछे जाते हैं, जीनर डायोड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें तो जो लॉजिक गेट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये दोनों मिलाकर के अच्छा खासा वेटेज बनाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो इन दोनों टॉपिक्स का तो खास करके हमें ध्यान रखना है, ये क्लियर होने चाहिए अपने को, हमें डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा है ना। तो चलो बच्चों इसी के साथ हम क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो चलो आओ देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन ही है लॉजिक गेट का। तो लॉजिक गेट में सबसे पहले गेट्स का इंफॉर्मेशन अपने को होना चाहिए कि जो नोट गेट है उसका सिंबल क्या होता है, और गेट का क्या होता है, एंड गेट, नेंड गेट है ना, और नोर गेट का सिंबल क्या होता है, तो और इनके किस तरीके से ऑपरेशंस होते हैं, ये अगर अपने को क्लियर रहेगा तो डेफिनेटली इसका क्वेश्चन हमसे बनने वाला है। तो चलो आओ देखते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है टू गेट आउटपुट 1 है ना एट आर फॉर द गिवन लॉजिक गेट सर्किट द इनपुट वैल्यूज मस्ट बी। तो एक्स और वाई की वैल्यूज हमें बतानी है ना, या तो 0 होंगी या 1 होंगी, और उनके करेस्पॉन्डिंग जो आर पर यानी कि जो आउटपुट मिलना चाहिए इस सर्किट का वो हमें कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। और 4 ऑप्शन है हमारे सामने और इन 4 ऑप्शन में से हमें सिलेक्ट करके बताना है कि एक्स और वाई हम क्या रखें जिससे कि आर हमें कितना मिल जाए, 1 मिल जाए। ठीक, तो हम यहां से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक कर लेंगे, फिर बी को, फिर सी को, और इस तरीके से डी को। पहले ही अगर मिल गया तो वो हमारा सही हो जाएगा, लास्ट तक अगर जाना पड़े तो जाएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को देखते हैं। तो इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए में सबसे पहले हमें दिया हुआ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। तो यहां पर है 0 और यहां पर है 1। तो चलो जब ये 0 यहां चलेगा तो ये नोट गेट है, नोट गेट क्या होता है, इन्वर्टर होता है, तो 0 को क्या बना देगा, ये 1 बना देगा। तो यहां गया 1। ठीक, फिर उसके बाद ये 0 यहां पर आया और यहां पर सीधा जाएगा, तो यहां पर जो इनपुट है ये कौन सा गेट हो गया, तो दिस इज नेंड गेट। ओके, ये हमारा कौन सा गेट है, नेंड गेट। ये कौन सा गेट है, तो ये है और गेट, और ये दोनों क्या है, तो ये इन्वर्टर यानी कि नोट गेट। लास्ट में अगर हम इस गेट की बात करें तो ये कैसा है, ये है नोर गेट है ना। तो गेट्स का इंफॉर्मेशन अपने पास सबसे पहले होना चाहिए। तो यहां से 0 गया तो इधर 1, और यहां से जब ये इधर आया यही इनपुट, यहां पर भी फीड होगा, तो यहां पर कितना जाएगा, 0 जाएगा, क्योंकि बीच में कोई नोट तो है नहीं। फिर ये y इक्वल टू 1 है, तो यहां से इधर जब गया तो इधर 1 गया, और जब ये y इधर आया
तो यहां पर ये नोट होकर के जाएगा, मतलब इधर कितना गया, इधर 0 गया। ठीक है, चलो अब 1 और 1 का और क्या होता है, तो 1 होता है ना, और ऑपरेशन 1 और 1 का कितना होगा, 1। 0 और 0 का नेंड हमें देखना है, 0 और 0 का नेंड, 0 0 का एंड तो कितना होगा, 0, लेकिन नेंड देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। अब यहां पर दोनों P और Q जो है वो कितने हैं, 1 1 है। तो अगर ये और गेट होता तो उस सिचुएशन में हमें 1 मिलता, लेकिन ये नोर गेट है तो हमें उल्टा मिलेगा। तो मतलब इस सिचुएशन में यहां पर हमें कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। इस वजह से हमारा ए ऑप्शन तो सही नहीं है। ठीक है, चलो अब इसी तरीके से हम बी ऑप्शन चेक करते हैं कि अगर एक्स और वाई दोनों को अगर हम 1 रखेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये सब चीजें तो रब कर देते हैं। ये ऑप्शन ए तो हमारा आंसर नहीं हुआ, तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये जो भी वैल्यूज थी इनको हम हटा देते हैं। और अब हम चेक कर लेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन, तो हम ऑप्शन चेक कर लेंगे बी। तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये 1 है तो यहां कितना, यहां 0, और यहां कितना आ जाएगा 1, ये 1 है तो इधर कितना जाएगा 0, और यहां कितना चला जाएगा 1। 0 और 1 का और कितना होगा 1, 1 और 0 का एंड होगा तो 0 और नेंड है तो 1, तो यहां पर 1 1 गया तो सिमिलर सिचुएशन बन गया, तो वापस से ये कितना बनेगा हमारा 0 बनेगा। इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं है। ठीक, अब सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो सी ऑप्शन के लिए सबसे पहले ये सब वैल्यूज हम हटा लेते हैं, और जो सी ऑप्शन में एक्स और वाई की वैल्यूज हमें गिवन है उनके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि इस सिचुएशन में हमारा 1 आर का वैल्यू 1 आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। तो देखते हैं सी ऑप्शन में क्या है, इधर 0 है और वाई भी कितना है 0, यहां 0 तो यहां 1 और यहां 0, यहां 0 तो यहां 1 और यहां पर 0। ठीक, 1 और 0 का और कितना हो गया 1, 0 और 1 का एंड 0 होगा तो यहां पर भी आया 1, तो 1 1 आ गया फिर से। इसका मतलब ये फिर से कितना आने वाला है, ये फिर से हमारे पास 0 आने वाला है। इसका मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है। अब लास्ट में हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास लास्ट जो हमारा ऑप्शन बच गया वो कौन सा ऑप्शन बच गया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो अब पक्का उसमें तो आ ही रहा होगा, तो वैसे तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो हमारा आंसर इस सिचुएशन में है वो डी है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि उसमें 1 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो x इक्वल टू 1 है और इधर 0 है, तो यहां 1 तो यहां 0, यहां 0 तो यहां 0, यहां 0 तो यहां 1। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां 0 तो यहां 0 पहुंचा दिया, और ये इसके बाद यहां पर आएगा तो इधर कितना आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सिचुएशन, यहां पर कितना आएगा, यहां पर 1 आएगा, है ना। ऊपर तो हमने क्या लिया है ना, ये वाला जो चीज है ये कितना बनेगा, यहां से 1 आया था ना, तो ये 1, यहां पर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, और ये 0 था तो इधर भी 0 गया, और यहां पर ये 0 था तो इधर कितना आ गया 1। ठीक, ये 1 था तो इधर 1 आ गया और इधर 0 आ गया। ठीक, तो 0 0 का इधर कितना हो गया, 0 हो गया। 1 और 1 का एंड, तो यहां पर भी कितना हो गया, यहां पर भी 0, 1 और 1 का एंड कितना होगा, 1 होगा, तो नेंड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब 0 और 0 का और कितना होगा, 0 और 0 का और 0 होगा, बट वो नोर है ना, आगे एक नोट गेट भी लगाया हुआ है, तो यहां पर कितना आ गया, यहां पर 1 आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। हमें सारे गेट्स के ऑपरेशंस अगर पता होंगे, उनकी ट्रुथ टेबल अगर हमें पता होगा कि जब हम इनपुट रखते हैं 0 1 1 0 0 0 1 1, इस तरीके से जब हम रखते हैं तो आउटपुट हमें क्या मिलते हैं, है ना, ये अगर हमें पता है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, तो चलो बच्चों, इसका सही आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर डी, यस, डी इज करेक्ट। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगेन फिर से लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। द आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक सर्किट्स, है ना, तो इसमें आउटपुट क्या आएगा ये हमें बताना है। ए और बी ये इनपुट है, और इसके करेस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू ए और बी की टर्म्स में हमें यहां पर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक, तो देखो एक तो तरीका होता है कि हम ए और बी की वैल्यू सिलेक्ट कर लें। ए और बी को सबसे पहले हमने इसको 0 इसको 0 इस तरीके से कंसिडर कर लिया, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट देख लें क्या आ रहा है। फिर ऐसे ही इसको हमने 0 1 फिर 1 0 1 1 इस तरीके से वैल्यूज लेकर के हम यहां पर देख लें कि हमारे पास हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, और वो जो आउटपुट्स हैं वो कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई करेंगे, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इजी मेथड है ना, इस तरीके से चेक करने में कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो ये हम कर सकते हैं। उससे भी हमारा आंसर हम मिला सकते हैं कि कौन से ऑप्शन में सही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सही बूलियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक, लेकिन अगर हम डी मॉर्गन थ्योरम लगा करके भी सॉल्व करें तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे यहां पर अगर हम देखें तो ये कौन सा गेट है, दिस इज नेंड गेट,
ये भी कौन सा है, ये भी NAND गेट है, ये OR गेट है और ये NAND गेट है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर यहां से A गया तो इधर इनपुट कितना है A और इधर इनपुट कितना है B, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा। तो अगर ये एंड गेट होता तो हमें A एंड B इस तरीके से मिलता, लेकिन ये NAND गेट है तो हमें एक बार लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर जो हमें आउटपुट मिलेगा दैट इज AB बार। ओके, अब ये AB बार इधर भी फीड हुआ और इधर भी फीड हुआ। यहां से क्या आ रहा है, यहां से A आ रहा है, यहां से इधर B आ रहा है। अब उसके बाद ये अगेन क्या है, एक NAND गेट है। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं A और AB बार का NAND ऑपरेशन हमें करना है। तो हम ऐसे लिखेंगे A एंड AB बार और होल बार, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो ये यहां पर हमें क्या मिलेगा, इसका यहां पर आउटपुट हमें ये मिल जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, इसके बाद यहां अगर हम देखें तो यहां पर B का और AB बार का और ऑपरेशन होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं AB बार और उनका क्या और ऑपरेशन, मतलब इस तरीके से हम लिख सकते हैं। उसके बाद फाइनली ये दोनों जो अब ये इनपुट बन जाएंगे इस वाले NAND गेट के लिए। तो फाइनली अगर हम Y को देखें, है ना, तो देखो Y हमारा क्या निकल करके आ रहा है, Y हमारा आ जाएगा A एंड AB बार होल बार, है ना। ये तो ये वाला इनपुट हो गया। अब उनका हमें NAND ऑपरेशन करना है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं और ये हो गया एंड ऑपरेशन। और इधर आ जाएगा कितना, AB बार और ऑपरेशन यहां पर है, फिर ये B है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो हो गया एंड ऑपरेशन। अब इस पूरे का भी क्या लगाएंगे, इस पूरे का भी हम बार लगाएंगे। तो ये हमें Y मिलने वाला है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करें सबसे पहले, तो देखो Y का एक्सप्रेशन फिर से हम लिख रहे हैं। तो यहां पर जब ये पूरा बार हम हटाएंगे तो ये बार सबके ऊपर जाने वाला है, इसके ऊपर भी जाएगा, इस ब्रैकेट के ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा। और जो बीच में ये जो एंड ऑपरेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये और ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब इस एक्सप्रेशन के ऊपर एक बार तो पहले से ही है, जब ये पूरा बार हटाएंगे तो इसके ऊपर एक और बार जाएगा। ठीक, तो एक बार पहले से फिर एक और आएगा तो वो बार भी हट जाएगा। तो मतलब इसको सिंप्लीफाई होकर के ये वाला एक्सप्रेशन सिंपल ऐसा हमारा बन जाएगा, A एंड AB बार। ठीक है, ये एक्सप्रेशन तो हमारा ऐसे हो गया। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, और ऑपरेशन में। और यहां पर ये बार आ जाएगा। तो देखो यहां पर ऐसे लिखते हैं AB बार और ऑपरेशन B और फिर इसका बार, ये इस तरीके से बनेगा। ठीक, चलो इसके बाद और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहां अगर हम देखें तो ये है A, फिर एंड ऑपरेशन, यहां पर बार लगाया हुआ है। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं A बार और ये बीच में जो एंड ऑपरेशन है ये कन्वर्ट हो गया और ऑपरेशन में, और इसको लिखा मैंने B बार। ये इस तरीके से यहां पर एक्सप्रेशन ये बन गया। ये और ऑपरेशन तो एज इट इज रहेगा। यहां पर भी हम सेपरेट करते हैं। यहां पर जब हम सेपरेट करेंगे तो ये जो बार है ये इसके ऊपर भी आएगा। तो AB बार पहले से ही है तो बार बार वो कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से बोल लेते हैं। और ये बन जाएगा AB। फिर ये जो और ऑपरेशन है ये कन्वर्ट होगा किसमें, एंड ऑपरेशन में, और यहां क्या आएगा, यहां B बार आ जाएगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं तो देखो ये हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा A एंड A बार। A एंड A बार हमें कितना दे देगा, वो हमें 0 दे देगा। उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर जो दूसरा जो टर्म बनेगा दैट इज A एंड B बार, है ना, ये इस तरीके से बन जाएगा। फिर यहां पर ये और ऑपरेशन है, ये और ऑपरेशन हो गया। और ये वाला जो टर्म है ये वाला टर्म भी कितना होने वाला है, तो ये टर्म भी 0 होने वाला है। इसको हम, ये जो B है इसको हम क्लब कर लेते हैं किसके साथ, B बार के साथ, मतलब A एंड B बार, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो B बार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर A एंड 0 ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहां पर कितना आने वाला है, यहां पर 0 आने वाला है। तो इस ब्रैकेट का और 0 का अगर मैं और ऑपरेशन करूंगा तो फिर वो फाइनली मुझे कितना मिलेगा, तो वो AB बार मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो जब इस पूरे एक्सप्रेशन को इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो जो ऑप्शन बी में हमें नजर आ रहा है
वो आंसर हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो या तो हम इस तरीके से सॉल्व कर लें, है ना, या फिर हम जो इनपुट्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला था 0 0 0 1 1 0 1 1, इस तरीके से लेकर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हर सिचुएशन में हम y कैलकुलेट कर लें और फिर देखें कि किस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो वहां से भी हमारा आंसर बन जाएगा। सो राइट आंसर इसका कितना होगा? सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अगेन रिलेटेड टू द लॉजिक गेट्स। द ट्रुथ टेबल फॉर द सर्किट गिवन इन द फिगर इज, इसका ट्रुथ टेबल हमें बनाना है, मतलब ए और बी को हम सिलेक्ट करने वाले हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, तो उनके करेस्पॉन्डिंग हमें वो उस y का वैल्यू कितना मिलेगा ये हम कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक, तो ये कौन सा गेट है? दिस इज OR गेट, और इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो ये है NAND गेट। अब देखते हैं वापस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं इसको 0 0, ए को भी 0 लिया मैंने और बी को भी 0 लिया। तो सिचुएशन में यहां पर 0 जाएगा और यहां पर भी कितना जाएगा? 0 जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया, यहां पर 0 है तो यहां पर भी 0 गया और यहां पर भी कितना गया? 0 गया। तो ये 0 0 का और ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा? 0। इसका मतलब यहां पर भी 0 जा रहा है। 0 और 0 का एंड 0 होता है, लेकिन वो NAND है तो इन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पर फाइनली हमें कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो 0 0 अगर हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो y हमें कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शंस को चेक करते हैं तो 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1, तो एक ऑप्शन तो हमारा डिस्कार्ड हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा क्योंकि 0 0 देंगे तो 1 आएगा। सेकेंड सिचुएशन देख लेते हैं, ए को हम 0 लेते हैं और बी को कितना ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। ए को अगर हम 0 लेंगे तो यहां पर 0 ही रहेगा और यहां पर भी कितना जाएगा? यहां पर भी 0 जाएगा। यहां पर 1 लिया है तो यहां पर कितना लिखना पड़ेगा? हमें 1 लिखना पड़ेगा। तो 0 और 1 के करेस्पॉन्डिंग यहां पर जो आउटपुट मिलेगा दैट इज 1। तो जब ये 1 और 0 इसमें फीड करेंगे तो ये NAND गेट तो एंड गेट तो हमें कितना देगा? 0, लेकिन उसका इन्वर्टर भी है, मतलब ये NAND गेट है ना, आगे हमने एक नोट गेट भी लगाया हुआ है, तो हमें कितना मिलेगा? हमें अगेन मिलेगा 1। तो 0 और 1 के करस्पॉन्डिंग भी कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक, तो इसमें अगर हम देखें तो इस ऑप्शन में 0 और 1 के करस्पॉन्डिंग 0 है, तो ये ऑप्शन भी हट गया, तो बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। अब हमें ए और डी में चेक करना है। ए और डी में अगर हम देखें तो इसमें लास्ट दोनों जो हैं वो 0 0 है और इसमें लास्ट दोनों 1 1 है। ठीक है, तो कोई भी एक देख लेते हैं, या तो हम इसको हम ले लेते हैं कितना? 1 ले लेते हैं और इसको 0 ले लेते हैं, तो यहां 1 गया तो यहां पर भी 1 आएगा और यहां 1 गया तो यहां पर भी 1 आएगा। ठीक, इधर हमने 0 लिया है तो यहां पर 0 आएगा, तो 1 और 0 का और ऑपरेशन आ जाएगा 1। अब इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो एंड तो होगा 1, लेकिन NAND गेट है इस वजह से यहां पर हो जाएगा 0। और इतना जैसे ही हमने देखा तो पहले ऑप्शन में अगर हम देखें तो इसमें लास्ट दोनों जो आउटपुट हैं वो 0 0 है। अब लास्ट वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, और करना चाहे तो हम बिल्कुल सिमिलर मेथड से उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे कि किस तरीके से इनपुट हमने क्या क्या प्रोवाइड किए, है ना। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो गेट्स हैं वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, इनपुट हम क्या प्रोवाइड करें तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ये अगर हमें क्लियर है तो हम बड़े ही इजीली इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ रिवर्सिबल ऑपरेशन। रिवर्सिबल ऑपरेशन का मतलब यहां पर क्या हुआ? रिवर्सिबल ऑपरेशन लिखा हुआ है, तो देखो इसमें जैसे मान लो कि यहां पर ये जो गेट हमें यहां पर दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो एक इनपुट है और आउटपुट भी कितना है? एक ही है। तो ऐसे सिचुएशन में इस जैसे यहां पर ये क्या किया हुआ है, इस गेट को अगर हम देखें तो बेसिकली यहां के बाद तो ये हमें क्या दिखाया हुआ है? दिस इज नोर गेट, है ना। और दोनों ये जो नोर गेट के जो दोनों इनपुट हैं उनको ज्वाइन कर दिया है कुछ इस तरीके से, और यहां पर हम आउटपुट ले रहे हैं। तो अभी क्योंकि हमारे पास एक सिंगल इनपुट टर्मिनल है तो हम इस इनपुट पर या तो हम 0 प्रोवाइड कर सकते हैं या हम 1 प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम 0 प्रोवाइड करेंगे तो हमें इधर कितना मिलेगा? 1, ठीक है। और यहां पर अगर हम 1 प्रोवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा?
0, है ना। इस तरीके का ये सिचुएशन है। तो अब यहां पर हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो इधर हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक। तो ये वाला डायरेक्शन हो गया। अगर हम इसको रिवर्स ऑपरेशन में अगर हम यूज करें तो हम बोल सकते हैं कि अगर इधर मैं 1 प्रोवाइड करूंगा तो इधर 0 मिल जाएगा, है ना। तो सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट ये टर्मिनल हुआ, ये डिवाइस हुआ, है ना। और ये बेसिकली नोर गेट था जिसके दोनों इनपुट को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और फिर वहां पर हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये एक इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है, नोट गेट की तरह बिहेव करता है। तो ये वाला जो गेट है ये किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो रिवर्सिबल ऑपरेशन, है ना। तो इस वजह से जो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। हमें पता है कि इसमें जो नोर गेट होता है, नोर गेट के अगर दोनों टर्मिनल्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो नोट गेट बन जाता है। सिमिलर सिचुएशन होता है नेंड गेट में भी। अगर ये नोर नहीं दे करके अगर नेंड गेट दे देते और उसके दो टर्मिनल को ज्वाइन कर देते तब भी ये सेम सिचुएशन होता, तब भी वो एक नोट गेट बन जाता है ना। तो वो रिवर्सिबल ऑपरेशन उससे परफॉर्म किया जा सकता है ना। तो ये इस तरीके का यहां पर ये सिचुएशन है। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। तो चलो इसी के साथ देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। इसमें अगर हम देखें तो इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ कैपिटल वाई, अगेन आउटपुट हमसे पूछा जा रहा है और डिफरेंट लॉजिक गेट्स हमें यहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 3 तो हमारे पास क्या है, नेंड गेट, और 2 हमारे पास क्या है, नोट गेट। ए और बी हमें दिया हुआ है कि यहां पर 1 प्रोवाइड किया जा रहा है इनपुट, और यहां पर जो इनपुट है वो 0 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना मिलेगा ये हमसे सिंपल यहां पर पूछा गया है। तो चलो हम देख लेते हैं कि यहां पर कैसा सिचुएशन बनेगा। तो अगर 1 यहां पर जाएगा तो ये नोट गेट है वो इसको कितना बना देगा, वो 0 बना देगा। तो यहां पर कितना गया, यहां पर 0 गया, और यहां पर भी कितना गया, यहां पर भी 0 गया। अब ये 0 इधर भी आया, फिर से एक नोट गेट हमने यूज कर लिया, तो यहां पर कितना हो गया, वो 1 हो गया। तो यहां पर इनपुट कितना है, 1। फिर इधर से अगर हम बात करें तो ये 0 है, ये 0 है, तो यहां पर कितना आया, यहां पर 0 आया, ठीक है। यहां पर 0 आ गया हमारे पास। और इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो यहां पर ये इसका जो आउटपुट होगा तो 0 और 0, इसके लिए इसको अगर हम परफॉर्म करते हैं, ये हमारे पास नेंड गेट है, तो 0 और 0 का एंड होता है 0, तो नेंड हो जाएगा 1। तो इसका मतलब यहां पर जो हमें आउटपुट मिल रहा है दैट इज 1। अब ये 1 यहां पर आया और इसके इनपुट में ये फीड हुआ, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये 1 आ गया। अब इस 1 की सिचुएशन में ये 0 और 1 का नेंड ऑपरेशन अगर हम करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा, ठीक। 0 और 1 का एंड 0 और नेंड 1। अब ये 1 यहां पर पहुंचा, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो अगर दोनों 1 है तो एंड होगा 1 बट नेंड हो जाएगा कितना, 0। इस वजह से जो y का आंसर है वो कितना है, 0। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो हमें आंसर मिलने वाला है दैट इज अवर ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो सिंपल अगेन देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो भी गेट है उनके जो भी ऑपरेशंस होते हैं, इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें कितना मिलने वाला है वो हम लिखेंगे, है ना। और सर्किट में आगे बढ़ते जाएंगे और फाइनली हम आउटपुट की तरफ बढ़ जाएंगे। आउटपुट हमें कितना मिलेगा वो हमें इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो यहां पर अगर हम चेक करें सो इट इज बी, ऑलराइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिलेटेड है किससे, डायोड से, पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। देखते हैं। 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ए एंड बी, आइडेंटिकल हैं, कैपेसिटर हैं, चार्ज टू द सेम पोटेंशियल 5 वोल्ट, दोनों को हमने चार्ज कर दिया, 5 वोल्ट से चार्ज कर दिया दोनों को, आर कनेक्टेड इन 2 डिफरेंट सर्किट्स एज शोन बिलो एट टाइम t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 का सिचुएशन हमें दिखाया हुआ है और इस तरीके से कनेक्ट किए हुए हैं, एक रेजिस्टेंस है, एक डायोड है। इफ द चार्ज ऑन कैपेसिटर ए एंड बी एट टाइम t इज इक्वल टू CR या RC, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में ज्यादा अच्छे से अपने को समझ में आता है। t इक्वल टू RC, 1 टाइम कांस्टेंट के इक्वल हमें टाइम दिया हुआ है। इस QA एंड QB t टाइम पर, ये जो भी टाइम है RC 1 टाइम कांस्टेंट हो गया, उस टाइम पर इस कैपेसिटर पर चार्ज QA है और इस कैपेसिटर पर चार्ज QB है रिस्पेक्टिवली। देन हियर E इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉग, है ना, जो नेचुरल लॉग होता है उसका बेस लगाते हैं, ठीक है। तो वो E है, एक्सपोनेंशियल टर्म, ओके।
तो अब हमें राइट ऑप्शन यहां पर सिलेक्ट करना है कि क्या होगा यहां पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो तो ये कैपेसिटर को किस तरीके से हमने चार्ज किया, उसकी पोलरिटी किस तरफ आई, मतलब किधर पॉजिटिव चार्ज है किधर नेगेटिव चार्ज है, वो हमें दिया हुआ है। साथ में डायोड और एक रजिस्टर है। अब सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि जो डायोड होता है इसका इधर पॉजिटिव टर्मिनल और इधर नेगेटिव टर्मिनल। तो इस पहली सिचुएशन में अगर हम देखें तो ये जो नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर का, इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड एंड द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। सो यहां पर ये जो डायोड है इट इज इन रिवर्स बायस, और रिवर्स बायसिंग की सिचुएशन में बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि जो पीएन जंक्शन डायोड है ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, कुछ भी हमसे बोला नहीं गया है। तो रिवर्स बायस में आइडियल डायोड मान करके चल रहे हैं और ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ओपन स्विच की तरह ये बिहेव करेगा। अगर ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा तो कोई करंट वगैरह फ्लो नहीं होगा, तो obvious सी बात है चार्ज फ्लो नहीं होगा, तो कैपेसिटर के ऊपर जो भी चार्ज है वो उतना ही रहने वाला है ना, वो यहां पर डिस्चार्ज नहीं होगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू। ओके, तो हर टाइम पर इसका जो चार्ज होगा इनिशियली जितना ये चार्ज है उतना ही ये रहने वाला है। इनिशियल चार्ज की अगर हम बात करें तो सेम पोटेंशियल चार्ज टू द सेम पोटेंशियल 5 वोल्ट से उसको हमने चार्ज किया था, कैपेसिटेंस उसका CV है। तो जो इनिशियल चार्ज होगा उसको हम बोल सकते हैं कि वो इनिशियल चार्ज कितना होगा, CV होगा, है ना। कैपेसिटेंस कितना है, C है, तो जो चार्ज होगा इनिशियली वो कितना होगा, वो CV होगा, और वो हमेशा उतना ही रहने वाला है। इसका मतलब QA है ना, चाहे इस टाइम पर पूछो या किसी और टाइम पर पूछो, है ना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं रहा। यहां पर ये चार्ज तो इतना ही रहने वाला है, तो QA तो कितना रहेगा, तो वो CV रहेगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं किसके लिए, जो दूसरा कैपेसिटर है उसके लिए हम देख लेते हैं। तो दूसरा जो कैपेसिटर है ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव। इसका मतलब ये है फॉरवर्ड बायस, है ना। कुछ भी नहीं बोला गया है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है ना, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो आइडियल मान करके चलेंगे, और आइडियल मानेंगे तो इसके ऊपर ड्रॉप कितना कंसिडर करेंगे, हम 0 कंसिडर करेंगे, ठीक। तो इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज हो रहा होगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू। अब हम यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, कि अगर मान लो कि कोई कैपेसिटर इनिशियली उसका चार्ज हमें दिया हुआ है और टी टाइम के बाद अगर हमसे चार्ज पूछा जाए, वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो चार्ज कितना होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं यहां से Q इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में हमें गिवन है कि इसके ऊपर चार्ज CV है, तो CV इंटू E रेज़ टू द पावर -T डिवाइड बाई RC। इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, इसका चार्ज लिख लेते हैं टी टाइम के बाद। तो बस यहां पर टी का वैल्यू हमें दिया हुआ है कि इस टाइम पर बताओ, तो टी का वैल्यू हम RC पुट कर देंगे, तो यहां से जो हमारा आंसर आया दैट इज CV अपॉन E। तो जो QB होगा वो कितना होगा, CV अपॉन E होगा, और जो QA होगा वो कितना होगा, तो स्टार्टिंग में जो चार्ज था CV वो उतना ही होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हमें नजर आ रहा है, सो ऑप्शन ए में देखो, है ना, ये VC या CV, और QB इज VC अपॉन E, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रिलेट कर दिया है डायोड को और कैपेसिटर को, हालांकि दोनों जगह से जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज करके इसमें क्लब किया है, तो एक इसमें अच्छा क्वेश्चन इसको हम डेफिनेटली बोलेंगे, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ए। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सो दिस इज द नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग डिजिटल सर्किट व्हाट विल बी द आउटपुट Z व्हेन द इनपुट ABR 10011101, है ना। यहां पर इस ऑर्डर को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम जो याद रखते हैं 00011011 इस तरीके से याद रखते हैं, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा इस ऑर्डर में, है ना, इस पर ध्यान जरूर हमें देना है। तो सबसे पहले हमने लिया 10, तो 10 के करेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा वो हमें देखना है। पहले में अगर हम देखें तो 1001, है ना, तो चलो चेक कर लेते हैं। यहां पर हमने लिया 1 और इधर लिया हमने 0, ठीक है। तो यहां अगर हम 1 लेंगे तो इधर कितना गया, यहां 1 गया, और ये इस तरीके से यहां पर आ रहा है तो इधर भी 1 आया, फिर इधर ये 0 है तो इधर 0 आया, फिर यहां पर जाया तो यहां पर भी 0 आया, ठीक। 1 और 0 का और ऑपरेशन है तो यहां पर 1 मिल गया, 1 और 0 का नेंड ऑपरेशन है तो यहां पर भी 1 मिल गया, 1 और 0 का एंड 0 और नेंड 1, ठीक।
फिर यहां पर अगर हम देखें तो ये 1 आया, तो ये 1 इधर फीड हो गया, और ये 1 यहां से भी आया, तो 1 और 1 का एंड है, तो यहां पर भी 1 आया। ठीक, तो यहां से ये 1 गया और यहां से भी ये 1 गया। 1 और 1 का और 1 होगा, बट नॉर 0 होगा। तो सबसे पहले 1 और 0 के करस्पॉन्डिंग जो हमें आउटपुट मिलने वाला है दैट इज 0। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शंस को देख लें तो ऑप्शन बी और सी में अपने को केवल अब देखना है। तो बी और सी में अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरा हम चेक कर लेते हैं। दूसरे में यहां पर 1 लिखा है और यहां 0 लिखा है, तो उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले दूसरा क्या है, दोनों जगह 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है। यहां 0 जाएगा तो इधर भी 0 जाएगा, है ना। और यहां पर भी कितना आएगा, यहां पर भी 0 आएगा। इधर से 0 जाएगा तो इधर भी 0 और इधर भी 0। 0 और 0 का और ऑपरेशन अगर हम करते हैं तो 0 आएगा। 0 और 0 का अगर हम नेंड ऑपरेशन करेंगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, 0 और 0 का एंड 0 और नेंड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से गया 0 तो यहां आया 0, फिर यहां पर 1 है तो यहां आया 1। 1 और 0 का एंड ऑपरेशन ये 0 होगा, तो यहां पर गया 0, यहां पर 1 आ रहा है ना, यहां पर 1 आ रहा है। तो 1 और 0 अब हमें मिले, 1 और 0 का जो और ऑपरेशन होगा, 1 और 0 का और ऑपरेशन कितना होगा, 1 होगा, बट वहां पर क्या है, नोर है, तो यहां पर कितना आएगा, 0 आएगा। सो पहले दो आंसर हमारे 0 0 होने चाहिए। तो ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऐसा हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस वजह से हमारा सही आंसर हो गया। देखो बाकी के भी चेक किए जा सकते हैं इसी मेथड से, डेफिनेटली आगे के क्या आंसर्स आएंगे, है ना, वो हम चेक कर सकते हैं कि अगर हम 1 1 रखें, हम 0 1 रखें, तो सिमिलर प्रोसेस से डेफिनेटली वी कैन कैलकुलेट कि हमारे पास आउटपुट जो कि Z है वो कितना आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारे किससे रिलेटेड है, तो लॉजिक गेट से, है ना। तो चलो इसी तरीके से देखते हैं हमारे पास व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ सेमीकंडक्टर photodiode can detect a photon with a maximum wavelength of 400 nanometer, then its band gap energy is। तो प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। तो देखो इस सिचुएशन में फोटोडायोड के केस में अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है फोटोडायोड वाला, इसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली जब फोटोडायोड को हम फॉर्म करते हैं तो एक बीच में डिप्लेशन लेयर होता है, उसके ऊपर फोटॉन्स जब हम इंसिडेंट करवाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर वहां पर फॉर्म होते हैं और उसकी वजह से एक्स्ट्रा करंट उसमें फ्लो करता है। और इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, तो रिवर्स बायसिंग में फोटोडायोड को हम यूज करते हैं। यहां पर क्वेश्चन किस तरीके का हमसे पूछा हुआ है, विद अ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर। तो उसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं तो उसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो कितनी है, वो 400 नैनोमीटर है। मतलब अगर उससे ज्यादा वेवलेंथ के फोटोन अगर आप इंसिडेंट करवाओगे तो उस सिचुएशन में वो कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट नहीं होंगे, है ना। क्योंकि जैसे जैसे हम वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक, तो 400 नैनोमीटर मैक्सिमम हम करवा सकते हैं। तो जब हम इतनी लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तो उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में हैं वो कहां पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। तो इसको ओवर, अब ऐसा पहुंचाने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि उनको कितना एनर्जी हमें एटलीस्ट देना पड़ेगा, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर। ठीक, तो इसमें जो सॉल्यूशन हम लिखेंगे सिंपल, हमें क्या करना है कि Eg इज इक्वल टू HC डिवाइड बाई लेमडा मैक्सिमम, ये चीज हमें लिखना है यहां पर। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इस तरीके से हम लिख लेते हैं, है ना, मॉडर्न फिजिक्स में इसको हम पढ़ते हैं। सो Eg, क्योंकि हमें ऑप्शंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, H और C हमें यहाँ पर मीटर पर सेकेंड जूल इनटू सेकंड में दिया हुआ, अगर उसको हम यूज करेंगे तो हमें आंसर जो फॉरबिडन एनर्जी गैप का है वो जूल में मिल जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले की जगह ये यूज कर लेते हैं 12,400 डिवाइड बाई लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। तो इससे हमारा आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो देखो पुट करते हैं 12,400, लेमडा इन एंगस्ट्रॉम को हम लिख सकते हैं 4,000, है ना, यहाँ पर नैनोमीटर में दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं 4,000, तो एंगस्ट्रॉम में हो गया। आंसर किस में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 3.2, है ना, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.2 नहीं, कितना आ जाएगा, 3.1, है ना, 3.1 आएगा ना, ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, 3.1, है ना। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे किस इक्वेशन, फोटोडायोड की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, दिस इज द नेक्स्ट। यहां पर एक हम देखें तो हमें ये एसी वोल्टेज दिया हुआ है, फिर एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें यहां पर अगर हम देखें तो ये किसके सिंबल हैं, ये है जीनर डायोड। जीनर डायोड के सामने V0 कुछ लिखा हुआ है जो क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। तो चलो अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या इसमें दिया है। टेक द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जीनर डायोड यूज्ड इन द गिवन सर्किट एज 6 वोल्ट। हमें ये जो जीनर डायोड दिए हुए हैं, दो हैं हमारे पास, उनका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना मानना है हमें, 6 वोल्ट। ठीक है, फॉर द इनपुट वोल्टेज शॉन इन फिगर बिलो, ये इस तरीके से इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, जो कि इस तरीके से वेरी कर रहा है। और द टाइम वेरिएशन वोल्टेज शॉन इन फिगर, द टाइम वेरिएशन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज, तो आउटपुट वोल्टेज हमें किस तरीके का मिलेगा, उसके लिए 4 ग्राफ हमें यहां पर बना करके दे दिए हैं और उनमें से सही कौन सा है ये हमें बताना है। तो चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहले तो इनपुट वोल्टेज को थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे t इक्वल टू 0 पर अगर हम बात करें, t इक्वल टू 0 पर ये वोल्टेज 0 है, फिर धीरे धीरे बढ़ा और कहां तक गया, 10 वोल्ट तक गया, फिर वापस नीचे आने लग गया, फिर 0 हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में ये इंक्रीज हुआ, फिर से ये 10 वोल्ट तक गया और फिर वापस इस तरीके से। तो मतलब साइनोसॉइडली ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये हो गया हमारा इनपुट। अब यहां पर हम बात करते हैं इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम ऊपर वाली पल्स की बात करें, मतलब मैं इसके लिए बोल रहा हूं, है ना, द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज, तो उस सिचुएशन में ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव, है ना, मतलब इस टर्मिनल के रिस्पेक्ट में इस टर्मिनल का वोल्टेज क्या है, ज्यादा है। तो इस तरीके से हमने कंसीडर किया। तो उस सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो इधर पॉजिटिव है, और डायोड के केस में हम जानते हैं, डायोड केस में ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। इसके लिए अगर हम देखें तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, है ना, दोनों डायोड्स के हमने, है ना, इस तरीके से बनाते हैं ना, तो इधर प्लस और इधर माइनस इस तरीके से लिखते हैं पीएन जंक्शन के लिए, तो जीनर के लिए इस तरीके से बन जाएगा। ओके, तो ये सिचुएशन हो गया। तो पहले इस वाले डायोड के लिए अगर हम देखें तो इसका जो प्लस है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब ये तो है फॉरवर्ड बायस। अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो जीनर डायोड है, अगर उसको फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करेंगे तो एक नॉर्मल डायोड, एक सिंपल डायोड की तरह वो बिहेव करता है, तो मतलब उसके ऊपर कोई भी ड्रॉप हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो ये वाला जो डायोड है इट इज इन फॉरवर्ड बायस। लेकिन जो दूसरा डायोड है ये कैसा है, तो ये है रिवर्स बायस, है ना। जो दूसरा डायोड हमारा कैसा होगा, तो वो रिवर्स बायसिंग में है। अच्छा, रिवर्स बायसिंग की सिचुएशन में अगर हम देखें तो रिवर्स बायसिंग की सिचुएशन में जो करंट फ्लो होता है जीनर डायोड के थ्रू वो बहुत कम होता है। तो जीनर डायोड को हम अगर रिवर्स बायसिंग में यूज कर रहे हैं ब्रेकडाउन के पहले, ब्रेकडाउन के पहले अगर उसको हम यूज करेंगे तो काफी कम करंट उसमें से फ्लो होता है। इस वजह से हम कैसा कंसीडर करते हैं, उसको ओपन स्विच की तरह उसको हम ट्रीट करेंगे। तो इसका मतलब यहां पर ये जो दूसरा, ये जो नीचे वाला डायोड है ये रिवर्स बायसिंग में है और ये ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। तो यहां का इसका मतलब इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहां पर इसका मतलब जो हमने इनपुट यहां पर प्रोवाइड किया है वैसा ही यहां पर हमें आउटपुट मिलने वाला है। कब तक, जब तक कि ये जो डायोड है इसका ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, है ना, जब तक कि इसका ब्रेकडाउन नहीं हो जाता। जैसे ही ब्रेकडाउन होगा वैसे ही क्या होगा कि यहां पर इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज है वो फिक्स हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू द 6 वोल्ट। तो जो बाकी का बचेगा, मान लो कि यहां पर इनपुट वोल्टेज 6 वोल्ट से ज्यादा लगा दिया मैंने, 7 वोल्ट लगा दिया लेट्स से, तो ये 7 वोल्ट है ना। तो इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना मेंटेन हो जाएगा, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस 6 वोल्ट मेंटेन हो जाएगा। तो बाकी का 1 वोल्ट कहां गया, बाकी का 1 वोल्ट ये जो सीरीज रेजिस्टेंस हमने यहां पर यूज किया हुआ है उसके अक्रॉस आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब बाद में जैसे ही ब्रेकडाउन होगा, मतलब 6 वोल्ट और उसके बाद अगर वोल्टेज ज्यादा है 6 वोल्ट से, तो फिर इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें कितना मिलेगा, 6 वोल्ट मिलेगा, है ना। और उसके पहले तक 6 वोल्ट तक की अगर हम बात करेंगे तो जैसे जैसे बढ़ेगा 0 से लेकर के 6 तक ये इनपुट हमारा बढ़ता जा रहा है ना। तो इधर आउटपुट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहां पर ये ओपन स्विच की तरह ये डायोड बिहेव करेगा। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब यहां पर
अगर हम ग्राफ अगर मैं बनाना स्टार्ट करूं आउटपुट का, V आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये जिस तरीके से ये बढ़ रहा है वैसे ही हमारा ये जो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज ये भी बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद ये पहुंच गए कहां पर, हम 6 पर, फिर ये कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना, कांस्टेंट हो गया, और ये फिर 6 से 10 तक गया, फिर 10 से वापस 6 तक आया, तब तक इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना रहेगा, 6 वोल्ट रहेगा। जैसे उससे नीचे आएगा वापस से ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, और जिस तरीके से यहां पर वेरिएशन होगा वही वेरिएशन हमें यहां पर भी दिखेगा, इसका मतलब उसके बाद फिर ये ऐसा बनेगा। ठीक, ऐसे ही हम नेगेटिव साइकिल के लिए भी देख सकते हैं, जब ये नेगेटिव साइकिल आएगा तो अब ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जब हम इधर से देखेंगे तो ये नीचे वाला फॉरवर्ड बायस और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो सिचुएशन तो वैसा ही हुआ, तो इसका मतलब जो ग्राफ हमें ये ऊपर दिख रहा है वैसा ग्राफ हमें नीचे दिख जाएगा। तो बताओ ये जो ग्राफ है इसके अकॉर्डिंग अगर चारों ऑप्शंस को अगर हम देखें तो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन वो हमें कौन सा नजर आ रहा है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। हाँ, उसमें थोड़ा सा ये जो लाइंस हैं वो थोड़ी सी स्ट्रेट बनाई हुई है, तो यहां पर ये थोड़ी सी टिल्टेड होनी चाहिए थी, बट हमें क्या सिलेक्ट करना होता है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट, सो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से देखो हमें ज़ीनर डायोड किस तरीके से बिहेव करता है इसका इंफॉर्मेशन हमें होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेफिनेटली ज़ीनर डायोड की होनी चाहिए, तो इस तरीके की चीजें बड़ी ही आसानी से हम समझ पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से इसको पूरा अच्छे से हमने सॉल्व किया, और कौन सा आंसर सही होना चाहिए, तो बी ऑप्शन, ठीक है, सो बी इज करेक्ट। तो चलो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, टू ज़ीनर डायोड्स ए एंड बी। यहां पर फिर से दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द ज़ीनर डायोड। यहां पर ए और बी हमें ये दो ज़ीनर डायोड दिए हुए हैं, एक का ब्रेकडाउन वोल्टेज यहां लिखा हुआ है 6 वोल्ट और बी का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है दैट इज 4 वोल्ट। Having breakdown voltage 6 and 4 respectively are connected as shown in the circuit below. The output voltage V0 variation with input voltage linearly increases. Input voltage किस तरीके से increase हो रहा है, linear with time is given by V input is equal to 0 volt at t equal to 0. Figures are qualitative. ठीक है, तो यहां पर इनपुट वोल्टेज की अगर हम बात करें तो इनपुट वोल्टेज ये कुछ हमें इस तरीके से लीनियरली t इक्वल टू 0 पर 0 है और फिर वो लीनियरली बढ़ता जा रहा है, ऐसा हमसे बोला हुआ है। अब यहां पर इसको तो हम इस तरीके से चेंज करें कंटिन्यूअसली, लीनियरली उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, उसके करेस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज का जो ग्राफ है वो किस तरीके का बनेगा वो हमें यहां पर बताना है। तो चलो जिस तरीके का अप्रोच हमने पिछले वाले क्वेश्चन में रखा था उसी तरीके से इसको भी हम समझते हैं। सो वी इन, तो स्टार्टिंग में मुझे बताओ कि ये 6 वोल्ट इसका ब्रेकडाउन है, 4 वोल्ट इसका ब्रेकडाउन है, तो 4 वोल्ट पहले की बात करते हैं ना, 0 से लेकर के 4 वोल्ट तक, है ना, जब इनपुट वोल्टेज हमारा 0 से 4 तक वेरी करेगा तब तक की हम बात करते हैं। ना तो इस ब्रांच में कोई करंट रहेगा ना ही इस ब्रांच में कोई करंट रहेगा, है ना। यहां पर दिस पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, तो दोनों के दोनों डायोड रिवर्स बायसिंग में है, तो ना तो इसमें कोई करंट रहेगा ना कोई इसमें करंट रहेगा। तो इसका मतलब जो भी हमारा इनपुट वोल्टेज होगा वो हमें किसके करस्पॉन्डिंग आता हुआ दिखाई देगा, तो RL के करस्पॉन्डिंग, है ना। इस तरीके से हमें ये यहां पर दिख जाएगा, ठीक, ओके। तो स्टार्टिंग मतलब 0 से लेकर के 4 वोल्ट तक, मतलब कुछ टाइम तक अगर हम देखें तो कुछ टाइम तक जिस तरीके से इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा है बिल्कुल उसी तरीके से आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, क्योंकि यहां पर तो कोई ड्रॉप वगैरह हमें दिखेगा नहीं, ये तो ओपन रहेंगे दोनों ब्रांचेस, है ना। तो जिस तरीके से यहां वेरिएशन होगा वही वेरिएशन हमें इस RL के अक्रॉस दिखने वाला है। तो इसका मतलब जब तक ये 4 वोल्ट नहीं हो जाता, है ना, तब तक तो हमें इसी तरीके का सिचुएशन मतलब लीनियर बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। तो सबसे पहले अगर हम सभी ऑप्शंस में देखें तो स्टार्टिंग में जो ग्राफ बनाया हुआ है वो सब में लीनियर बनाया हुआ है ना। 4 वोल्ट तक का हमने बात किया। अब जैसे ही इनपुट हमने 4 वोल्ट से ज्यादा किया, बताओ क्या होगा, ये वाला जो डायोड है इसका हो जाएगा ब्रेकडाउन। इसका जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ तो अब इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, है ना, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज मेंटेन हो जाएगा, सो दैट इज 4 वोल्ट।
जैसे अगर मैं बोलूं कि यहां पर इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो इनपुट वोल्टेज है ना वो 5 वोल्ट हो गया, तो जैसे ही 5 वोल्ट होगा तो देखो इसका तो ब्रेकडाउन होगा नहीं, तो ये तो अभी भी रिवर्स बाइसिंग में है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यहां और यहां कितना हो गया, यहां और यहां 5 वोल्ट हो गया, ठीक। और इसके अक्रॉस कितना है 4 वोल्ट, और ये 100 ओम के अक्रॉस कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। यहां पर भी कितना है, यहां पर भी 5 वोल्ट। लेकिन 4 वोल्ट तक का सिचुएशन और 4 वोल्ट के बाद का सिचुएशन है ना, वो यहां पर डिफरेंस है आउटपुट वोल्टेज में। आउटपुट वोल्टेज में जो डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि अभी यहां पर ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसमें से भी करंट फ्लो होगा। तो इसका मतलब 4 वोल्ट तक जो हमारा ग्राफ था, जो लीनियर आ रहा था, लीनियर तो अभी भी आएगा कि भाई जैसे हम इधर बढ़ा रहे हैं तो यहां पर भी तो बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरीके का वेरिएशन 0 से 4 वोल्ट तक का था, अभी 4 के बाद 4 से लेकर के 6 तक हम देख लेते हैं, क्योंकि इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो हमें 6 वोल्ट दिखाई दे रहा है ना। यहां पर भी रेजिस्टेंस है तो इसके ऊपर भी, इसमें भी करंट फ्लो होगा, तो जो नेट करंट है उसमें डिफरेंस हमें दिखेगा, है ना। और उसकी वजह से आउटपुट यहां पर इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें भी वेरिएशन आएगा, 0 से 4 के बीच में जो है और 4 से 6 के बीच में जो आएगा उसमें डिफरेंस हमें दिखेगा, है ना। लीनियरली तो बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो वो भी यहां पर बढ़ेगा, ठीक। तो लीनियर ग्राफ तो आएगा, लेकिन दोनों में ऐसा नहीं हो सकता कि 0 से लेकर के 6 तक हम एक ही लीनियर ग्राफ बना दें, है ना। तो 0 से 4 तक का अलग लीनियर ग्राफ और 4 से लेकर के 6 तक अलग लीनियर ग्राफ हमें दिखेगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमारा यहां पर जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट को एक्सीड करेगा, वैसे ही ये वाला जो जीनर डायोड है इसका क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। और जैसे ही ब्रेकडाउन होगा तो अब ये जो जीनर डायोड है ये क्या करेगा, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस 6 वोल्ट मेंटेन कर देगा, है ना। ये क्या कर देगा, जीनर डायोड इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस 6 वोल्ट मेंटेन कर देगा। तो इसका मतलब उसके बाद जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद इन दोनों टर्मिनल्स का वोल्टेज कितना रहने वाला है, तो वो 6 वोल्ट रहने वाला है। तो यहां पर भी कितना रहेगा, यहां पर भी 6 वोल्ट रहेगा। 6 वोल्ट में से 4 वोल्ट इसके ऊपर ड्रॉप होगा और बाकी का 2 वोल्ट इसके ऊपर ड्रॉप होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस भी कितना रहेगा, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस भी 6 वोल्ट रहेगा। तो उसके बाद हमें आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, 6 वोल्ट। तो 0 से 6 तक, 0 से 4 तक लीनियर, 4 से 6 तक भी लीनियर लेकिन स्लोप अलग, और उसके बाद 6 वोल्ट के बाद कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, है ना। तो अब जैसे मान लो कि 8 वोल्ट अगर हमने कर दिया, तो 8 वोल्ट की सिचुएशन में यहां तो 6 वोल्ट आया, वो बाकी का 2 वोल्ट कहां जा रहा है, बाकी का 2 वोल्ट कहां जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सोर्स हम रखेंगे, क्योंकि यहां पर सीरीज में कोई रेजिस्टेंस वगैरह लगा करके हमें नहीं दिया है, तो जो बाकी का 2 वोल्ट है वो हम मान करके चलेंगे कि ये जो सोर्स है इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के ऊपर वो बाकी का 2 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो इस तरीके का सिचुएशन हम लेकर के यहां पर जो हम आंसर सिलेक्ट करेंगे वो कौन सा होगा, सो दैट वुड बी द ऑप्शन नंबर डी, है ना। 0 से 4 तक लीनियर, 4 से 6 तक भी लीनियर, है ना, लेकिन स्लोप में डिफरेंस, और उसके बाद क्या हो जाए, उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो चलो देखते हैं इसी तरीके से, फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स व्हेन डोपिंग लेवल इज इंक्रीज। तो अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के केस में, यानी कि पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की जो हम बात करते हैं उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है कि फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स व्हेन डोपिंग लेवल इज इंक्रीज्ड, तो अगर डोपिंग लेवल को हम बढ़ा दें, जो भी हम ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट की जो मिक्सिंग करते हैं, जो डोपिंग करते हैं, उसका लेवल अगर हम बढ़ा दें, ज्यादा हम डोपिंग करें, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। बात हो रही है फर्मी लेवल्स की, है ना। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं फर्मी लेवल होता क्या है। तो फर्मी लेवल को हम डिफाइन करते हैं, पहली बात 0 केल्विन के ऊपर, और ये वो लेवल है जहां तक जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो होल्स हैं वो मैक्सिमम रह सकते हैं। मतलब ये वो एनर्जी लेवल है 0 केल्विन के ऊपर जहां तक हमें इलेक्ट्रॉन और होल्स मिलेंगे, जिस एनर्जी तक, उसके पहले तक के जितने भी एनर्जी लेवल्स होते हैं वो फिल्ड होते हैं 0 केल्विन पर। दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी लेवल जहां तक हमें मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। कौन से टेम्परेचर पर, 0 केल्विन के ऊपर, ठीक है।
तो ये होता है फर्मी लेवल। अब हम बात करते हैं कि जो ऑप्शंस हमें यहां पर गिवन है उनके अकॉर्डिंग आंसर्स कौन सा होना चाहिए। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं, फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर विल गो अपवर्ड एंड फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स विल गो डाउनवर्ड। अगर डोपिंग लेवल बढ़ाया जाए तो फिर उस सिचुएशन में जो एन टाइप सेमीकंडक्टर या जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसका जो एनर्जी लेवल है वो ऊपर जाएगा और जो फर्मी लेवल है एन टाइप सेमीकंडक्टर का वो नीचे आएगा। इस तरीके का पहला ऑप्शन में हमें यहां पर गिवन है। तो देखो सबसे पहले अगर हम फर्मी लेवल की बात करें, है ना, नॉर्मल डोपिंग की सिचुएशन में अगर हम बात करें तो जब हम इसका डायग्राम, जब एनर्जी डायग्राम बनाते हैं, एनर्जी डायग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं तो देखो किस तरीके का सिचुएशन होता है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या, लेट्स से कि ये वैलेंस बैंड हो गया, इधर कंडक्शन बैंड हो गया, है ना। और यहां पर ध्यान दो कि अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो जो कंडक्शन बैंड का जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल होता है उसके नीचे हमें एक और लेवल मिलता है जिसको हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। ये बात हो रही है एन टाइप सेमीकंडक्टर की, है ना। यहां दिस इज द लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड। और ये हमारा क्या है, ये है हमारा डोनर एनर्जी लेवल, जो हमने यहां पर डॉटेड लाइन से जो मैंने बनाया है वो। अब अगर फर्मी लेवल की बात करें तो फर्मी लेवल 0 केल्विन पर अगर हम देखेंगे तो 0 केल्विन पर ये जो डोनर एनर्जी लेवल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो यहां तक तो होंगे ही, है ना। इस जगह पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर, है ना, इस जगह पर, इस जगह तक, इस पोजीशन तक हमें 0 केल्विन पर क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि डोपिंग की वजह से आते हैं वो अपने एटम से डिटेच तो होंगे नहीं क्योंकि 0 केल्विन की बात हो रही है ना। तो वो हमें कहां मिलेंगे, ये डोनर एनर्जी लेवल में मिलेंगे, ठीक। और ऐसे ही अगर हम बात करें पी टाइप के लिए तो पी टाइप के लिए जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड से स्लाइटली ऊपर होता है ना। अब अगर हम डोपिंग को इंक्रीज करेंगे, डोपिंग को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से जो फर्मी एनर्जी लेवल है, फर्मी एनर्जी लेवल अलग है और ये डोपिंग जो डोनर एनर्जी लेवल है और जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है इन केस ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स रिस्पेक्टिवली वो अलग है। तो जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो फर्मी एनर्जी लेवल अगर हम डोपिंग बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से वो फर्मी लेवल ऊपर जाएगा इन केस ऑफ व्हाट, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम बात करें किसके लिए, वैलेंस बैंड के लिए, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, है ना। और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और जो वैलेंस बैंड है इनके बीच में होगा क्या, इनके बीच में होगा फर्मी एनर्जी लेवल। तो अगर हम डोपिंग को इंक्रीज करेंगे तो उस सिचुएशन में ये जो डोनर एनर्जी लेवल है और जो फर्मी एनर्जी लेवल है ये वैलेंस बैंड के और पास में आएगा। तो उस सिचुएशन में जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो किधर, उसका मूव करने का टेंडेंसी किधर होगा, अगर हम डोपिंग इंक्रीज करेंगे तो उसका मूव करने का टेंडेंसी होगा वैलेंस बैंड की तरफ। और इसी तरीके से फर्मी एनर्जी लेवल अगर हम देखें कौन से केस में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी एनर्जी लेवल होगा उसके मूव करने की टेंडेंसी होगी कंडक्शन बैंड की तरफ, है ना। तो चलो अब हम देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो फर्मी लेवल है, फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर विल गो डाउनवर्ड। यस, पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में फर्मी एनर्जी लेवल कहां होगा, नीचे जाएगा और फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर विल गो अपवर्ड। पहले यहां पर था कंडक्शन बैंड और डोनर एनर्जी लेवल के बीच में, है ना। जैसे हम डोपिंग बढ़ाएंगे तो ये और ऊपर जाएगा, है ना। सिमिलरली वैलेंस बैंड और जो हमारा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होगा उनके बीच में डोपिंग बढ़ाएंगे तो और नीचे आएगा, है ना। तो इस तरीके का ये सिचुएशन होता है फर्मी एनर्जी लेवल, जहां तक जिस एनर्जी लेवल तक 0 केल्विन के ऊपर पॉसिबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की या होल्स के मिलने की, उसको हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। मैक्सिमम इस लेवल तक हमें वो मिलेगा, ठीक है। उसके ऊपर हमें नहीं मिलेगा। उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो हमारा सही आंसर होगा दैट वुड बी द ऑप्शन नंबर बी। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कहां जाएगा, डाउनवर्ड, और एन टाइप के लिए कहां जाएगा, अपवर्ड, ठीक। तो इस तरीके से राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ना, इस तरीके की चीज हमें याद रखनी पड़ती है
है ना। तो ये इसका क्या होगा आंसर। चलो इसी तरीके से हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एलईडी इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड semiconducting material. The energy gap of the LED is 1.9 electron volt. Calculate the wavelength of light emitted and its color. तो एक तो हमें बताना है कि कितनी वेवलेंथ का लाइट एमिट हुआ और उसका कलर कलर कौन सा होगा, ये भी हमें बताना है। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन हमने फोटो डायोड की सिचुएशन में किया है ना। ये मोर और लेस उसी तरीके का क्वेश्चन है ना। प्रोसेस उल्टा हो जाता है। फोटो डायोड में हम क्या करते हैं, फोटो डायोड में लाइट इंसिडेंट होगा तो वहां पर करंट उसमें फिर डेवलप होगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे और करंट डेवलप होगा। एलईडी के सिचुएशन में क्या है, एलईडी की सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन होल्स रिकंबाइन होंगे और एनर्जी फोटॉन्स यहां से एमिट होंगे। तो वो जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, जो लाइट एमिट हो रही है, वो कौन से कलर की है, क्या उसका वेवलेंथ है, ये हमसे पूछा जा रहा है। बट द फॉर्मूला उसी तरीके से यूज होगा। जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइन होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड से वापस कहां आ रहा है, वैलेंस बैंड में। और जब ऐसा आएगा कि अपर एनर्जी लेवल से जब वो लोअर एनर्जी लेवल में वापस जब आएगा तो एक फोटोन एमिट होगा, है ना। तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमें कलर दिखेगा। तो सिचुएशन वही है कि जब वो जंप करेगा कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, जो हमारा एनर्जी बैंड गैप है, उसके बराबर एनर्जी का फोटोन वो एमिट करेगा। तो इसका मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना दिया हुआ है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना होगा, यही इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है ना। तो चलो इसमें हम देख लेते। तो अगेन देखो, H का वैल्यू दिया है, C का वैल्यू दिया है। सो E इज इक्वल टू हम लिखते हैं HC डिवाइड बाई लेमडा। तो हमने लिख लिया लेमडा इज इक्वल टू HC अपॉन E। अब इस सिचुएशन में हम जानते हैं, इसको हम लिखते हैं 12,400 और E को अगर हम ले लें किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये जो लेमडा हमें मिलेगा वो किस में मिलेगा, एंगस्ट्रॉम में, है ना। तो बस यहां पर वैल्यूज हम पुट कर देते हैं 12,400 और ये हो गया 1.9। 1.9 को अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 2 मानूं तो ये 62 है ना, 6,200। तो ये तो एंगस्ट्रॉम में, और 620 नैनोमीटर उससे थोड़ा ज्यादा ही आएगा, है ना। तो मतलब यहां पर अब 1046 तो है नहीं, तो 640 है, 654 नैनोमीटर, है ना। तो बी और डी में से हमारा आंसर है। लेकिन अब कलर के लिए अगर हम देखें तो बी ऑप्शन में ऑरेंज कलर है और डी ऑप्शन में रेड कलर है, दोनों आसपास हैं, है ना, रेड कलर ऑरेंज कलर इस तरीके से लिख। तो अब यहां पर थोड़ा सा एक रेंज हमें पता होनी चाहिए कि 620 नैनोमीटर के ऊपर, है ना, और 720 के आसपास तक, है ना, 620 से लेकर के 750 बोल लो, 720 उस रेंज तक हम कौन सा कलर मानते हैं, तो रेड कलर मानते हैं, है ना। 620 नैनोमीटर से लेकर के और हम बात करेंगे तो कहां तक, तो 750 तक, है ना। हम कौन सा कलर कंसीडर करेंगे, रेड कलर। और ऑरेंज कलर कहां से होता है, तो 590 से 620 तक, 590 नैनोमीटर से 620 नैनोमीटर तक, तो उसमें फिर हम ऑरेंज मानेंगे। इस वजह से यहां पर जो ये हमारा बनेगा, है ना, तो इसको नैनोमीटर में अगर मैं कन्वर्ट करूं, ठीक है, तो इसके बाद तो मैं इसको लिख सकता हूं 654 नैनोमीटर, है ना। इसके आसपास ही हमें आंसर दिख जाएगा यहां पर। और जो कलर होगा वो कौन सा कलर होगा, रेड कलर, है ना। तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन में हमारा सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो डी इज करेक्ट, है ना। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिक गेट से रिलेटेड। इन द लॉजिक सर्किट shown in the figure, if input A and B are 0 and 1 respectively, A 0 है, B 1 है, the output at Y would be X, the value of X is। इंटीजर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दो ही पॉसिबिलिटी है, X का या तो आंसर 0 होगा या 1 होगा, तो डेफिनेटली इसको मार्क तो हमें करना ही चाहिए, है ना, 0 1। तो यहां पर अगर हम देखें द आउटपुट एट y वुड बी x, है ना। तो y पर जो भी हमें मिलेगा वो x मिलेगा, x या तो 0 होगा या 1 होगा। चेक कर लेते हैं जल्दी से हमारा क्या आंसर आने वाला है। तो इधर 0 गया तो इधर भी 0, यहां 1 है तो यहां कितना हुआ, यहां 0, यहां 0 तो इधर भी 0, ठीक। ये 0 इधर आया तो इधर बन गया 1, अब ये 1 सीधा इधर जा रहा है तो यहां पर भी 1, यहां से ये 0 ऊपर गया तो ये बन गया 1, तो यहां पर भी क्या आया 1, ठीक।
अच्छा 0 और 1 का और 1 तो नॉर 0, 1 और 0 का एंड 0 तो नेंड 1, तो यहां 0 यहां 1, और 0 और 1 का ये एंड ऑपरेशन है, ये कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर जो हमें आंसर मिलने वाला है इस क्वेश्चन का, तो सिंपल है। सिंपल किस तरीके से, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, लॉजिक गेट्स के केस में हमें केवल पता होना चाहिए कि जब हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट हमें मिलता है ना। नोट गेट है, और गेट है, एंड गेट है, नोर और नेंड है ना, इस तरीके से 5 गेट हमें पढ़ने हैं और इसके करस्पॉन्डिंग इस तरीके से हमारे ये आंसर्स मिल जाते हैं, है ना। सो एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो एक्स का वैल्यू 0 होगा यहां पर। ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट। This is our next question. For the forward biased diode characteristic shown in figure, the dynamic resistance at ID is equal to 3 milliampere will be, तो ID का वैल्यू जब 3 milliampere है तो उस सिचुएशन में डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ दिस डायोड वो कितना होगा। फॉरवर्ड बायसिंग के करस्पॉन्डिंग हमें ये कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है एक पीएन जंक्शन डायोड का, है ना, और जब करंट 3 मिली एम्पियर होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग डायनेमिक रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमें बताना है। तो जो डायनेमिक रेजिस्टेंस हम लिखते हैं, है ना, वो हम क्या लिखते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। अब किस करंट पर हमसे पूछा गया है, ध्यान दें 3 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर ये रहा। 3 मिली एम्पियर के करस्पॉन्डिंग अगर मैं वोल्टेज को देखूं तो देखो कितना नजर आ रहा है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 ये तो है 0.60 वोल्ट, है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8, ये है 0.80 वोल्ट, है ना। तो 3 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो 3 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज हमें मिल रहा है दैट इज 0.7 वोल्ट, ये 70, है ना। इस तरीके से हमें यहां पर ये मिल रहा है। तो जिस भी करंट के लिए हमसे पूछा गया है ना, उसके आसपास की वैल्यूज को हम देखेंगे, है ना, तो ये डेल्टा वी और डेल्टा आई हम कैलकुलेट करेंगे उस वैल्यूज के आसपास की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग। इसका मतलब 0.7 के पास हमसे देखा है और यहां पर 3 के ऊपर देखो हमें जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो 3 के बाद यहां पर 5 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग हमें वोल्टेज यहां पर ये बना करके दिया हुआ है। तो अब ये जो है ये 0.7 और 0.8 के बीच में आ रहा है, तो मतलब ये 5 मिली एम्पियर किस वोल्ट पर होगा, तो उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं 0.75 वोल्ट, है ना। और ऐसे ही जो 1 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग हमें दिया हुआ है दैट इज इसके बाद 0.7 के पहले, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0. ये वाला जो वोल्टेज का वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं 0.65 वोल्ट, है ना। तो 3 मिली एम्पियर के करस्पॉन्डिंग हमें ये कैलकुलेट करना है। 3 मिली एम्पियर के ऊपर जो करंट है 5 मिली एम्पियर, उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहां पर वोल्टेज बना करके दिया है, और ऐसे ही उसके नीचे इस वोल्टेज के इस 1 मिली एम्पियर के करस्पॉन्डिंग हमें वोल्टेज बना करके यहां पर दिया हुआ है कि ये कौन से वोल्टेज के ऊपर ऐसा होगा, है ना। तो अब इन दोनों वैल्यूज से हम सॉल्व करेंगे डेल्टा वी का वैल्यू, और इनके करस्पॉन्डिंग जो करंट्स हैं उनसे हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा आई का वैल्यू। तो डेल्टा वी कितना हुआ, तो 0.75 माइनस 0.65, सो इट इज 0.10 डिवाइड बाई डेल्टा आई, यानी कि 5 माइनस 1 यानी कि 4 मिली एम्पियर, ये वोल्ट में है ना। तो जब हम डायनेमिक रेजिस्टेंस यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये 10, तो इस मिली को 10 पावर माइनस 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर 100 बचेगा, सो ये बचेगा 100 डिवाइड बाई 4 यानी कि 25, ठीक है। 25 ओम ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो जब भी डायनेमिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आएगा, सो दिस इज द प्रोसीजर हाउ वी कैलकुलेट द डायनेमिक रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। अब तो अभी से बात है कि डायोड से केस में ही हमसे पूछा जाएगा, अदरवाइज ट्रांजिस्टर केसेस में भी इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछा जाता था। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज 25, ओके, 25 इज द आंसर। चलो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा गया है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ईच डायोड हैज अ फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस
ऑफ 30 वॉट नहीं 30 ओम कर लेते हैं इसको, एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायसिंग में अगर कोई डायोड है तो उसका रेजिस्टेंस हम 30 ओम लेकर के चलेंगे, और अगर वो रिवर्स बायसिंग में है तो उसका रेजिस्टेंस हम इनफाइनाइट लेकर के चलेंगे। देन कैलकुलेट द करंट I1। सो दिस करंट, यहां से बैटरी से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। ऑल राइट, यहां बात करें सो दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। चेक कर लेते हैं कौन सा डायोड फॉरवर्ड, कौन सा डायोड रिवर्स। ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ये है रिवर्स बायस, ये है फॉरवर्ड बायस, ये भी है फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो अब यहां से तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं, तो इस ब्रांच में जो भी रेजिस्टेंस है उसको आप रिमूव कर सकते हो। ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि लिख दिया है कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मानो, है ना। तो इस ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो इसको और जो फॉरवर्ड बायस में होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे कितने से, 30 ओम से उसको हम रिप्लेस कर देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो उसके बाद तो फिर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो सिंपल सा क्वेश्चन होता है बिल्कुल वैसा ये बन गया। तो चलो आओ देख लेते इसको, थोड़ा सा वापस बना लेते हैं हम। तो एक तो ये हो गया कितना 30 ओम, और ये कितना है, दिस इज 130 ओम। सिमिलरली इस ब्रांच में भी अगर हम देखें तो यहां पर है ये 30 ओम, और ये कितना है, ये है 130 ओम। ओके, फिर उसके बाद बैटरी आ जाएगा, इसको बनाने की जरूरत है नहीं, तो ये आ गया बैटरी, और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस है विच इज 20 ओम, और यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। बैटरी हमें दिया हुआ है 200 वोल्ट। ठीक, तो 30 ये हो गया, 160 ये भी 160, दोनों आपस में पैरेलल, तो 80 और ये 20 बनेगा सीरीज में, है ना। इस ब्रांच का इफेक्टिव कितना हुआ 80 के साथ 20 कैसा सीरीज में। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज 100 ओम। देयरफॉर ये जो करंट होगा जिसको I1 बोला गया है, दिस I1 वुड बी इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 100, है ना, यानी कि 2 एम्पियर। ये हमारा आंसर बनेगा, और ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, सो इट इज इन ऑप्शन नंबर सी, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो जैसा भी बोला गया था क्वेश्चन में हमने बिल्कुल वैसा वैसा फॉलो किया और हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, है ना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। In the given circuit, the input voltage Vin, as shown in figure, the cut-in voltage of PN junction diode D1 or D2 is 0.6 volt. Which of the following output voltage waveform across the diode is correct? तो यहां पर ये इनपुट वोल्टेज हो गया, यहां पर इनपुट वोल्टेज हमने ये प्रोवाइड किया है, D1 D2 इस तरीके से बना करके दिया हुआ है, और आउटपुट वोल्टेज में हमें किस तरीके का ग्राफ हमें दिखेगा वो हमें यहां पर बताना है। और साथ में हमें यह भी दिया हुआ है पीएन जंक्शन डायोड द कट इन वोल्टेज दिया हुआ है हमें 0.6 वोल्ट। मतलब 0.6 वोल्ट बोलने का मतलब फॉरवर्ड बायस में ये कट इन वोल्टेज हम देखते हैं, है ना। और रिवर्स बायस में अगर मान लो कोई डायोड है तो वो ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। कट इन वोल्टेज हमें दिया हुआ है, इसका मतलब 0.6 वोल्ट से कम वोल्टेज अगर हमने अप्लाई किया है तो डायोड वर्क नहीं करेगा, उससे ज्यादा वोल्टेज के ऊपर वो वर्क करना स्टार्ट करेगा। ओके, तो अब हम इसके करेस्पॉन्डिंग ग्राफ हम बना करके देख लेते हैं। तो इस सिचुएशन में देखो, स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे तो यहां से यहां तक तो जो वोल्टेज रहेगा इनपुट वोल्टेज वो 0.6 वोल्ट से कम रहेगा। और उसमें भी अगर हम देखें तो पहले हम जो अपर हाफ साइकिल है, द पॉजिटिव हाफ साइकिल, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव। ये अगर पॉजिटिव है तो ये प्लस, ये माइनस, ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस। तो ये तो कैसा रहेगा, ये तो ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा फॉर दी अपर पार्ट ऑफ द हाफ साइकिल, है ना। मतलब अपर पार्ट ऑफ द साइकिल मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक, अच्छा, तो ये तो यहां पर तो ये ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, 0.6 तक ये वाला डायोड क्या होगा, 0.6 तक ये वाला डायोड भी ऑपरेट नहीं करेगा। इसका मतलब जो भी यहां वोल्टेज होगा वो हमें सीधा सीधा इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस मिलता हुआ दिखाई देगा। तो 0.6 वोल्ट तक तो ग्राफ ऐसा ही चलेगा जैसा यहां पर बनाया हुआ है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे 0.6 वोल्ट से ज्यादा जाएगा तो ये वाला जो डायोड है ये क्या हो जाएगा,
ये कंडक्ट करने लग जाएगा, है ना, ये कंडक्ट करने लग जाएगा और उस सिचुएशन में ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो मैक्सिमम करंट यहीं से ही पास होगा, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट करंट यहीं से ही पास होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस 0.6 वोल्ट मेंटेन हो जाएगा, है ना, 0.6 वोल्ट मेंटेन हो जाएगा यहां पर, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है। तो वी नॉट भी कितना रहेगा हमारा, 0.6 वोल्ट रहेगा उसके बाद, है ना। तो मतलब यहां से यहां तक के इनपुट के लिए ये 0.6 बन जाएगा, मतलब यहां से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो आउटपुट वोल्टेज है करस्पॉन्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमें इन दोनों को हम ज्वाइन करके ऐसा हमें ग्राफ दिखेगा। उसके बाद जैसे ही कम हुआ वापस से वो कंडक्ट करना बंद कर देगा और इस तरीके का हमें दिखेगा। जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो जो प्रोसीजर हमने इसके लिए किया है अब इसके लिए वो प्रोसीजर होगा, है ना। तो मतलब जैसा ग्राफ हमें ऊपर मिला है वैसा ही ग्राफ हमें नीचे भी मिलेगा। तो इस तरीके से अगर इस डिस्कशन के बाद अगर हम देखें तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन हमें नजर आ रहा है दैट इज अवर ऑप्शन नंबर डी, है ना। इन चारों को देखें और उस तरीके से जो हमें यहां पर आंसर मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। तो वापस से इसको चलो समराइज कर लेते हैं भाई। अगर हम बात करें 0.6 वोल्ट, 0.6 वोल्ट तक ये वाला डायोड तो कैसा रहेगा, ये वाला डायोड तो रिवर्स बायसिंग में तो ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। 0.6 तक ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो जैसे जैसे यहां वोल्टेज बढ़ेगा तो यहां पर भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद जैसे ही 0.6 होगा तो ये डायोड कंडक्ट करने लग जाएगा, है ना, कट इन वोल्टेज उसका दिया हुआ है और ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस, बहुत कम रेजिस्टेंस ये ऑफर करता है। अगर हम इसको आइडियल मान करके चलें कट इन वोल्टेज के बाद, तो फिर ये उस सिचुएशन में ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना, ये शॉर्ट हो जाएगा और सारा करंट इधर से फ्लो करेगा। तो मतलब इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस जितना है वही रहेगा, है ना। इस वजह से हम बोल रहे हैं कि इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस फिर वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0.6, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। दिस इज नेक्स्ट। Two ideal diodes are connected in the network as shown in figure. The equivalent resistance between A and B is. A और B के बीच में हमें equivalent resistance हमें बताना है, इधर प्लस है इधर माइनस है, ऐसा यहां पर ये सिचुएशन है। इसका ये प्लस ये माइनस, इसका ये प्लस इसका ये माइनस। साफ साफ हमें क्लियर हो गया कि ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो ये है रिवर्स बायस में। तो जब यहां से करंट चलेगा, यहां से जब करंट चलेगा तो इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, है ना, इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो, और ये वाला जो डायोड है ये क्या हो गया, ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। तो फॉरवर्ड बायस में डायोड को हम किससे, है ना, अगर उसका कोई आइडियल डायोड उसको अगर बोला गया है या फिर उसका कोई ड्रॉप वगैरह हमें नहीं दिया हुआ है, सिलिकॉन जर्मेनियम हमसे नहीं बोला हुआ है ना, नहीं बोला हुआ है कि उसका इतना रेजिस्टेंस लेना है ऐसा कुछ, या उसका कुछ वोल्टेज ड्रॉप उसके ऊपर इतना कंसीडर करना है, तो हम सिंपल उसको आइडियल, बिल्कुल आइडियल मान करके चलेंगे और उसके ऊपर ड्रॉप कितना कंसीडर करेंगे, तो 0 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर और आइडियल डायोड यहां पर तो हमें साफ मेंशन किया हुआ है। तो इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो मतलब जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी होगा। तो अब इस सर्किट को हम क्या कर लेते हैं, रीड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये रेजिस्टेंस हुआ 20, ठीक, उसके बाद ये भी है 20, है ना। तो ये इन दोनों का ये वाला टर्मिनल भी सेम हुआ और ये वाला टर्मिनल भी सेम हुआ। उसके बाद यहां से ये एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 15 ओम, ये भी 20 ओम है और ये भी 20 ओम है। ये टर्मिनल कौन सा है, ये है ए, और ये टर्मिनल कौन सा है, बी। यहां तो कोई करंट चलेगा ही नहीं, है ना, इसमें, क्योंकि वो रिवर्स बायस में। तो ये दोनों पैरेलल हुए, 10 और 10 के साथ 15 कैसा हो गया सीरीज में। इसका मतलब यहां पर जो आर इफेक्टिव हमें मिलेगा दैट इज 25 ओम, है ना। 20 पैरेलल तो 10 और 10 प्लस 15 इज 25। तो इस तरीके से द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 25 ओम। ओके, सो 25 हमें यहां पर इसका आंसर मिल जाएगा। चलो इसके बाद देखें तो दिस इज द नेक्स्ट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीनर डायोड।
जीनर डायोड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा इसको हमें चेक करना है। पहले ऑप्शन में पूछा हुआ है इट वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स बायस, बिल्कुल ठीक है, एंड बिहेव्स लाइक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस, ये बिल्कुल ठीक बात है। जो जीनर डायोड होता है वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर उसको हम यूज करते हैं, रिवर्स बायसिंग में उसको हमें यूज करना होता है, और अगर उसको हम फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे तो वो एक नॉर्मल एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की तरह वो बिहेव करता है ना। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो बाकी के जो ऑप्शन है वो अल्टीमेटली इनकरेक्ट हो गए। वर्क्स एज वोल्टेज रेगुलेटर इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स, तो ऐसा नहीं होता है। वर्क्स वोल्टेज रेगुलेटर इन ओनली फॉरवर्ड, तो ये भी गलत है। वर्क्स एज वोल्टेज रेगुलेटर इन फॉरवर्ड, तो नहीं, रिवर्स बायस में वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वो बिहेव करता है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है ना। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द गिवन सर्किट डायग्राम। यहां पर ये सर्किट डायग्राम हमें दिया हुआ है और इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या आंसर मिलने वाला है, कौन से गेट की तरह ये बिहेव करेगा, है ना। जो ये इलेक्ट्रिकल एनालॉजी हमें यहां पर दिया हुआ है ये किस गेट के करस्पॉन्डिंग है ये हमें यहां पर बताना है। तो दो स्विच हैं A1 B1 इस तरीके से हमें दिया हुआ है। स्विच को अगर हम क्लोज कर देंगे मतलब ऑन कर देंगे तो उसको 1 ट्रीट करेंगे, और अगर उसको ऑफ रखते हैं मतलब उसको ओपन रखते हैं तो उसको हम 0 कंसीडर करेंगे। अगर बल्ब ग्लो करता है तो 1 हमें कंसीडर करना है, आउटपुट 1 आया, और अगर ग्लो नहीं करता है तो उस सिचुएशन में आउटपुट हमारा 0 आया। इस तरीके से हम इसको ट्रीट करेंगे। तो चलो यहां से हम देखते हैं। अब मुझे एक बार बताओ कि यहां पर ये 5 वोल्ट और यहां पर ये ग्राउंडिंग, इसका मतलब सिंपल इसका ये मतलब हुआ कि एक बैटरी हमने लगाया हुआ है, इधर 0 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट की बैटरी है तो इधर 5 वोल्ट हो गया। इस तरीके का सिचुएशन है। तो अब यहां पर अगर मान लो कि ये कोई एक भी स्विच ओपन हुआ, या तो दोनों ओपन हुए या फिर एक स्विच भी अगर ओपन हुआ, तो ऐसे तो करंट फ्लो होगा नहीं। जब करंट यहां से इस तरीके से चलेगा तो इधर तो जा नहीं सकता, वो करंट इधर ही जाएगा, इधर जाएगा तो ये बल्ब के थ्रू पास होकर के फिर ऐसे ये फ्लो होगा तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर कोई भी एक 0 हुआ, कोई भी एक, दोनों 0 भी हो सकते या कोई भी एक 0 हुआ तब बल्ब ग्लो होगा, और अगर दोनों हमने क्लोज कर दिए, दोनों 1 कर दिए, तो उस सिचुएशन में ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा ना ये पाथ, तो सारा करंट इधर से फ्लो कर जाएगा, तो बल्ब से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में आउटपुट हमें कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा, है ना। तो क्या कंडीशन हुआ कि केवल एक ही सिचुएशन में ये 0 होगा जब दोनों 1 हो। तो ऐसा किसमें होता है? जब दोनों अगर हमारे 1 हो तो ये 0 होना चाहिए, ऐसा होता है NAND ऑपरेशन में। ये दोनों 1 तो एंड हो जाता है कितना? एंड हो जाता है 1, तो NAND हो जाएगा कितना? 0, है ना। ये उस सिचुएशन में होता है। तो इस क्वेश्चन का और बाकी हर सिचुएशन में NAND का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? NAND का आंसर 1 आता है ना। 0 1 हो, 1 0 हो या 0 0 हो, ठीक, उस सिचुएशन में हमें आउटपुट क्या मिलता है? 1 मिलता है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनालॉजी जो हमें दिया हुआ है वो कौन से गेट के करस्पॉन्डिंग है? सो इट इज फॉर NAND गेट, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। ठीक, असर्शन क्या है हमारे पास? फोटोडायोड्स आर प्रिफरेबली operated in reverse bias condition for light intensity measurement। जो फोटोडायोड्स होते हैं उनको रिवर्स बायस में यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जो फोटोडायोड्स होते हैं उनको हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं। क्यों? रिवर्स बायसिंग में हम जानते हैं कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनकी वजह से करंट फ्लो करता है, जो कि काफी कम होता है, माइक्रो एम्पियर की रेंज में होता है। अब जब लाइट इंसिडेंट होगा तो उस सिचुएशन में लाइट इंसिडेंट होगा ऑफ सफिशिएंट वेवलेंथ और सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, उस सिचुएशन में नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे और करंट इंक्रीज होगा। तो जब करंट इंक्रीज होगा, पहले से करंट माइक्रो एम्पियर में है और उसके बाद जो करंट इंक्रीज होगा तो हम उस चेंज को मेजर कर सकते हैं, इजीली मेजर किया जा सकता है। लेकिन अगर हम फॉरवर्ड बायस में देखें तो पहले से ही मिली एम्पियर में करंट है, 1000 टाइम्स ज्यादा, है ना। रिवर्स बायस से 1000 टाइम्स ज्यादा माइक्रो एम्पियर में करंट होता है रिवर्स बायस में, मिली एम्पियर में होता है फॉरवर्ड बायस में, ठीक।
तो अब उसमें जब हम मान लो कि फॉरवर्ड बायस में यूज कर रहे हैं और उस पर हम जब लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे और उसकी वजह से करंट बढ़ेगा, लेकिन कंपेयर करना है ना, उस इफेक्ट को मेजर करना किस सिचुएशन में इजी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिवर्स बायस में है। इस वजह से इसको हम ऐसा करते हैं। तो रीजन में लिखा है इन्होंने कि द करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज मोर देन करंट इन द रिवर्स बायस फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड। नहीं, फॉरवर्ड बायस में तो ज्यादा होता है, रिवर्स बायस में कम होता है। इन्होंने उल्टा लिख दिया, फॉरवर्ड बायस इज मोर देन द करंट इन द रिवर्स बायस। द करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज मोर देन। हाँ, ये बात तो ठीक है कि फॉरवर्ड बायस में करंट ज्यादा होता है, रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में कम होता है। लेकिन ये यहां पर अगर हम बात करें तो ये लॉजिक थोड़ी ना हुआ, है ना। ज्यादा करंट है किसमें, फॉरवर्ड बायस में, और कम करंट है रिवर्स बायस में, फिर क्यों यूज कर रहे हैं? तो लॉजिक तो अलग है, एक्सप्लेनेशन तो अलग है। ये बात तो ठीक लिखी इन्होंने कि फॉरवर्ड बायस में ज्यादा करंट होता है, रिवर्स बायस में कम करंट होता है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। लेकिन दिस इज नॉट द रीजन, है ना, क्योंकि उसको भाई रीजन क्या है कि उसको डिटेक्ट करना इजी है ना। जब फोटोन इंसिडेंट होंगे तो और भी करंट बढ़ेगा। अब उस करंट को माइक्रो एम्पियर के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे, है ना, तो ज्यादा परसेंटेज में वो चेंज हो रहा है, तो डिटेक्ट करना उसको इजी है ना। तो इस क्वेश्चन में हम जो सही आंसर करेंगे, बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। ये केवल एक रीजन नहीं हुआ, है ना, वो चीज हमें अच्छे से यहां पर लिखनी पड़ेगी, है ना। इस वजह से सही जो आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, वो हम क्या करेंगे, बी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। फिर से उसी तरीके का असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन हम पढ़ते हैं, डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट इन द मैग्नीट्यूड इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। अगर पीएन जंक्शन डायोड की बात करें तो, और उसको फॉरवर्ड बायस करें, फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट फ्लो होता है दैट इज ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विच इज कॉल्ड द डिफ्यूजन करंट, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होता है दैट इज ड्रिफ्ट करंट, है ना। तो डिफ्यूजन करंट और फॉरवर्ड बायस में हम जानते हैं कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी वजह से ये करंट फ्लो होता है। तो डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट इन द मैग्नीट्यूड इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट फ्लो होता है दैट इज ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, है ना, तो वो ज्यादा होता है, ये बिल्कुल ठीक है। डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज फ्रॉम एन साइड टू द पी साइड इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, है ना, एन साइड टू पी साइड। फॉरवर्ड बायस अगर हम करेंगे तो प्लस से माइनस, है ना, पी टू एन चलेगा, है ना। होल्स किधर जाएंगे, एन की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, एन से पी की तरफ आएंगे, तो करंट कैसे चलेगा, पी से एन की तरफ चलेगा, है ना। उल्टा लिख दिया है इन्होंने, पीएन जंक्शन इज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, एन टू पी नहीं होता है, पी टू एन होता है ना। तो इसका मतलब साफ साफ यहां पर ये जो रीजन है उसमें जो लिखा हुआ है वही गलत है ना, रीजन ही गलत लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो हमारा सही आंसर होगा दैट इज विच ऑप्शन, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, है ना। तो ऑप्शन सी ही इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो बच्चों आज हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना। जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में जिस भी तरीके की वैरायटीज के क्वेश्चंस बन सकते हैं, अलग अलग पोर्शन से अलग अलग क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। ठीक, तो इससे डेफिनेटली आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन होगा। इसकी हेल्प लेते हुए आप डेफिनेटली सेमीकंडक्टर्स में कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो आपका कोई क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होगा। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोट क्या रहेगा, जस्ट बिकॉज इट्स हार्ड डजंट मीन इट्स इम्पॉसिबल, यू कैन डू इट। कोई भी चीज हो सकता है कि हमें हार्ड लगे, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको नहीं किया जा सकता, डेफिनेटली किया जा सकता है और आप इस चीज को डेफिनेटली कर सकते हो। ओके, थैंक यू।